तारीख 2 अक्टूबर जितनी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के लिए जानी जाती है, पिछले 7 सालों से उतनी ही दृश्यम के लिए भी जानी जाती है। 2 अक्टूबर को ट्राई डे है, ये भले कोई भूल जाए, लेकिन 2 और 3 अक्टूबर को विजय सलगांवकर की फैमिली पणजी में सत्संग सुनने गई थी। 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली ने पाव भाजी खाई थी। 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली ने फिल्म देखी थी। ये कोई नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के सीक्वल को लेकर फैंस के बीच इतनी हाइप क्रिएट होगी। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी अजय देवगन की फिल्म दृश्यम के प्रति फैंस में दिखती हुई नजर आ रही है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक आदमी से, जो कि एक आदमी को ड्रग्स देने के लिए जाता है, और जब डेविड उस आदमी को ड्रग्स दे देता है तो वो आदमी डेविड को बदले में पैसे नहीं देता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में झड़प होने लगती है, और इसी झड़प में डेविड से गलती से गोली चल जाती है और वो आदमी मारा जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, और पुलिस ने डेविड को उस आदमी को मारते हुए देख लिया था, और डेविड जब उन्हें देखता है तो तुरंत ही वो जंगलों की ओर भागने लगता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसके बाद डेविड पुलिस स्टेशन के पास रुकता है, जहां पर वो विजय को पुलिस स्टेशन से फावड़ा लेकर बाहर निकलता हुआ देखता है। और आज का दिन 2 अक्टूबर 2014 का दिन है, मतलब कि आज के ही दिन सैम की बॉडी को पुलिस स्टेशन के अंदर दफनाया गया था। लेकिन ये रहस्य सिर्फ विजय को ही मालूम है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये रहस्य अब डेविड को भी मालूम है। जिसके बाद डेविड दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके पीछे अभी भी पुलिस लगी हुई है। पुलिस वाले डेविड को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद कहानी 7 साल आगे पहुंच जाती है, जहां पर हमें विजय की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर विजय की फैमिली अभी भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है, जबकि उस बात को 7 साल हो चुके हैं। लेकिन विजय की फैमिली को अभी भी डर है कि सैम की बॉडी पुलिस वालों को मिल ना जाए, क्योंकि पुलिस वाले अक्सर सैम की बॉडी ढूंढने के लिए जहाँ तहाँ खुदाई करते रहते हैं, और इन्हीं सब को लेकर अंजू को भी बुरे सपने आते रहते हैं, इसलिए उसे हर कभी दोहरा पड़ता रहता है। तो विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। हाँ, विजय इस बीच केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्म का शौकीन विजय फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है, और कहानी को लेकर उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है, और विजय ने अपनी फिल्म की कहानी भी खुद ने ही लिखी है। हालांकि विजय अपनी फिल्म की लिखी कहानी के क्लाइमैक्स से खुश नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने के लिए आया था और क्लाइमैक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। साथ ही वो डायरेक्टर से कहता है कि हमें अपने क्लाइमैक्स पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो क्लाइमैक्स को फिर से लिखने का प्लान बनाते हैं। अब आगे हम गायतोंडे को देखते हैं, जो कि 7 सालों से सस्पेंड है। यहाँ पर गायतोंडे के पास आईजी सर का कॉल आता है, और तुरंत ही उसे अपने घर बुलाते हैं। दरअसल आईजी सर विजय का केस रीओपन करने वाले हैं, और तभी एंट्री होती है आईजी सर मतलब कि तरुण अहलावत की, जो कि 7 साल पुराने केस को रीओपन करने वाले हैं। और गायतोंडे को आईजी सर ने इसलिए बुलाया है क्योंकि गायतोंडे ही वो शख्स है जिसे सारी की सारी स्टोरी मालूम है, और गायतोंडे एक विटनेस भी है जिसने विजय को उस येलो कार में देखा था। और तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो कि लंदन से वापस आ चुकी थी, क्योंकि मीरा को मालूम है कि ये सब कुछ विजय ने ही किया है, लेकिन उनके पास कोई सबूत ना होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल उन्हें एक सॉलिड लीड मिली है, जिसमें कि तरुण अहलावत मतलब कि आईजी सर उसकी हेल्प करने वाले हैं। ये बात पूरे शहर में भी फैल चुकी थी कि विजय का केस रीओपन हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि विजय के पड़ोस में शिव और जैनी नाम के पति पत्नी रहते हैं, और वो दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं, क्योंकि शिव अक्सर शराब पीकर आता है और जैनी को बहुत मारता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये लोग पड़ोसी नहीं है, बल्कि पुलिस वाले हैं, जो कि विजय की फैमिली के ऊपर नजर रख रहे थे। साथ ही इन्होंने विजय के पूरे घर में माइक्रोफोन फिट करके रखे थे, ताकि वो विजय की फैमिली के हर एक इंसान की हर एक बात सुन सके। लेकिन विजय की फैमिली ऐसी कोई भी बात नहीं करते हैं जिससे कि पुलिस वालों को ये पता लगे कि सैम की बॉडी कहाँ पर है। दरअसल सैम की बॉडी तो सिर्फ विजय को ही मालूम है। हालांकि विजय की फैमिली भी जानना चाहती है कि सैम की बॉडी कहाँ पर है, लेकिन विजय उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, और इस बारे में बात करने से साफ मना कर देता है। अब पुलिस 7 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और ये पता करने की कोशिश करती है कि विजय को उस रात किस किस ने देखा। अब क्योंकि विजय 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे पणजी निकल गया था, मतलब उसने बॉडी 1 से 4 बजे के बीच में ही दफनाई होगी, तो विजय सिर्फ 45 किलोमीटर के रेडियस में ही उस बॉडी को दफना पाएगा। इसलिए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर उन्हें ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता है। तब आईजी सर ये अनाउंस करवा देते हैं कि जो भी विजय के केस में एक सॉलिड लीड लेकर आएगा, उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आगे हम पुलिस के सामने चाय वाले कॉर्नर को देखते हैं, जहाँ पर अक्सर लोग विजय के केस के बारे में बात करते रहते हैं। साथ ही हम यहीं पर डेविड को भी देख पाते हैं, जो कि 7 साल की सजा काटने के बाद अब जेल से बाहर आ चुका था,
और डेविड ही वो आदमी है जिसने उस रात विजय को देखा था। अब अगले सीन में हम आईजी सर को देखते हैं जो कि विजय के गार्डन में था, जिसके बाद वो विजय के घर में घुस जाता है जहां पर विजय तो नहीं था लेकिन उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। यहाँ पर विजय की फैमिली आईजी सर को देखकर काफी बुरी तरीके से डर गए थे, क्योंकि विजय की फैमिली अक्सर पुलिस वालों को देखकर डर जाया करते हैं और कहीं ना कहीं आईजी सर ने भी विजय की पूरी फैमिली के चेहरे पर यह डर देख लिया था कि विजय की फैमिली जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। और यहाँ डेविड को जब उन 5 लाख की न्यूज और विजय के केस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच जाता है। यहाँ डेविड पुलिस वालों से कहता है कि उसे एग्जैक्टली मालूम है कि विजय ने उस बॉडी को कहां पर दफनाया है, पर पुलिस वालों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर डेविड जब उन्हें अपने बारे में बताता है कि 2 अक्टूबर को उसके हाथ एक गलती से खून हो गया था और जब वो पुलिस से भाग रहा था तब उसने विजय को 3 बजे के आसपास उस बॉडी को दफनाते हुए देखा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वालों को भी उस पर विश्वास हो जाता है, पर पुलिस वालों ने सिर्फ 5 लाख का इनाम ही रखा था, पर यहाँ पर डेविड उनसे 25 लाख रुपए मांगता है। अब ना चाहते हुए भी पुलिस को डेविड को 25 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। तब डेविड आईजी सर को बताता है कि आप जहाँ पर खड़े हुए हैं वहीं पर उस बॉडी को दफनाया गया था, मतलब कि पुलिस स्टेशन में ही उस बॉडी को दफनाया गया है। साथ ही पुलिस वालों को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर विजय ने उस पुलिस स्टेशन में बॉडी को दफना दिया। तो पुलिस वाले ज्यादा देर ना करते हुए उस बॉडी को निकालने में लग जाते हैं। वो उस फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को कवर करते हैं ताकि उन्हें कोई भी ना देख पाए। लेकिन विजय को इस खुदाई के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसके ऑफिस के सामने ही एक कैमरा लगा हुआ था जिससे कि विजय ये सब कुछ देख पा रहा था। विजय भी पूरी तरह से डर गया था और अब उसे लगने लगा था कि शायद अब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि विजय अपने राज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। पर यहाँ पर पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर वो बॉडी मिल जाती है। अब क्योंकि 7 साल हो चुके थे इसलिए उस बॉडी के स्केलेटन ही उन्हें मिल पाते हैं और पुलिस वालों को कोर्ट से 8 घंटे की पूछताछ के लिए ऑर्डर भी मिलते हैं, जिसके अगले ही दिन वो लोग विजय की पूरी फैमिली से पूछताछ करने में लग जाते हैं, जहां पर आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों ही मौजूद थे। आईजी सर यहां पर विजय को सारी बातें बताते हैं कि उस रात डेविड नाम के एक आदमी ने तुम्हें वहां पर देखा था, लेकिन यहाँ पर विजय साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने या तो किसी और को देखा होगा या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है। आईजी सर यहाँ पर काफी सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय अपने बयान पर अड़ा हुआ था। अब क्योंकि विजय नहीं मान रहा था इसलिए आईजी सर दूसरी तरह की तरकीब अपनाते हैं और वो लोग विजय की पूरी फैमिली को एक दूसरे कमरे में ले जाकर मारने लगते हैं। अब गायतोंडे विजय की फैमिली को मारना शुरू करता है और मीरा देशमुख भी यहाँ पर बैठी हुई थी। विजय उन्हें सामने वाले रूम से देख पा रहा था और जब वो उन्हें मार रहा था तो आईजी सर से वो उन्हें रोकने को कहता है, लेकिन आईजी सर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विजय का किस तरह से मुंह खुल सकता है और आखिर में आईजी सर की ही जीत होती है, क्योंकि विजय कह देता है कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया है। तब विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें कि विजय उन्हें बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को वो अपने ऑफिस में था जहां पर वो शराब पी रहा था और शराब पीने के बाद जब वो अपने घर गया तो घर पर उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और जब वो अंदर घुसता है तो उसके ऊपर अचानक से किसी आदमी ने अटैक कर दिया। तब हमारे बीच झड़प होती है और इसी झड़प में एक सरिये से उसके सर पर वार हो गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो बताता है कि जब उसने उस आदमी को मार दिया था तो उसने उसकी बॉडी को चुपचाप ही पुलिस स्टेशन में दफना दिया, जिसके बारे में उसकी फैमिली को भी कुछ नहीं मालूम है। अब क्योंकि विजय पकड़ा गया था इसलिए उसने सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि उसकी फैमिली बची रहे। कन्फेशन के बाद विजय अपने घर जाता है, जहाँ पर विजय की फैमिली पूरी तरह से दुखी थी, क्योंकि उनका इल्जाम विजय ने अपने सर ले लिया था। अब अगले ही दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां पर आज पुलिस वालों को विजय की पूरी तरह से जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी, इसलिए गायतोंडे विजय को अपने घर से ले जाकर कोर्ट ले जाने लगता है। और यहाँ पर आईजी सर खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने विजय के इस केस को सॉल्व कर दिया है। यहीं पर मीरा देशमुख भी मौजूद थी और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि आईजी सर से विजय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय की फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि शायद विजय को पहचानने में मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो बताता है कि उसकी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी, जहाँ पर वो एक फिल्म बनाने के बारे में मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा था कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही इस फिल्म की स्टोरी भी लिखेगा,
तब उन्होंने तय किया कि इस फिल्म की स्टोरी वो दोनों मिलकर लिखेंगे। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, लेकिन वो क्लाइमैक्स में जाकर अटक जाते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर आईजी और मीरा को उनकी लिखी हुई स्टोरी सुनाता है, और दरअसल वो स्टोरी विजय की एक बायोपिक है। उन्होंने सैम के साथ जो भी किया और इस केस में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ विजय ने उस स्टोरी में लिखा था। और अब क्योंकि विजय को इस स्टोरी के कॉपीराइट का डर था, इसलिए उसने एक पुस्तक भी पब्लिश करवा दी थी, और डायरेक्टर उन्हें यही बातें बताने आया था कि वो बुक मेरे नाम से पब्लिश हुई है। अब आगे यहाँ पर डायरेक्टर कुछ बता पाता तभी गायतोंडे का आईजी सर के पास कॉल आता है, और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कोर्ट में बाजी पलट चुकी है। दरअसल जब कोर्ट में कन्फेशन चलाया जा रहा था और जब विजय से पूछा जाता कि क्या ये सच है, तो विजय ने साफ मना कर दिया था। विजय ने कोर्ट में बताया कि पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती करके ये कन्फेशन उससे रिकॉर्ड करवाया है। साथ ही विजय की वकील जज साहब से कहती है कि पुलिस वालों की ये सोची समझी चाल है, क्योंकि जो कुछ भी कन्फेस करवाया गया है वो सब कुछ एक नॉवल से उठाया गया है। और उसे पढ़ने के बाद जज साहब को भी विश्वास हो जाता है कि ये सब कुछ पुलिस वालों की सोची समझी चाल है। अब डायरेक्टर उन्हें क्लाइमैक्स के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि पिक्चर की स्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद विजय फिर से उसके घर आया था, जहां पर आने के बाद उसने कहा था कि उसे क्लाइमैक्स की स्टोरी थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही है। उसने डायरेक्टर से कहा था कि अगर मान लो कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाती है तो आगे वो क्या करेंगे। अब आगे डायरेक्टर कुछ बताता, इससे पहले गायतोंडे का फिर से आईजी सर के पास कॉल आता है, और यहाँ पर बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी, क्योंकि कोर्ट में जो डीएनए सैंपल्स मिले हैं वो सैंपल समीर देशमुख की बॉडी से मैच नहीं कर रहे थे, जिससे कि ये साबित होता है कि पुलिस स्टेशन में जो बॉडी मिली है वो समीर देशमुख की नहीं बल्कि किसी और की है। तो आईजी सर उस डायरेक्टर से अब ये जानना चाह रहे थे कि आखिर उस फिल्म का क्लाइमैक्स क्या था। तो डायरेक्टर उसे बताते हैं कि हीरो को मालूम था कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाएगी, इसलिए हीरो ने पहले से ही इन सब का इंतजाम करके रखा था। तो विजय ने समीर की बॉडी को पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाया जरूर था, पर तब से ही वो समीर जितनी हाइट और उसकी एज जितनी डेड बॉडी को ढूंढ रहा था। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से हुई थी जो कि चर्च में काम करता है, और उसी के बाजू में लोगों को दफनाया भी जाता है, और वहीं पर विजय की ये तलाश खत्म हुई थी। विजय ने उस चर्च वाले आदमी की पैसों से मदद की, जिसके बदले में उसने उस लड़के के स्केलेटन विजय को दे दिए। अब ये स्केलेटन सिर्फ बदलने थे, और जहाँ पर डीएनए के स्केलेटन की रिपोर्ट चेक किए जाते हैं वो दिन में किए जाते हैं। तो विजय मौके का फायदा उठाकर समीर देशमुख के स्केलेटन को बदल देता है, और समीर देशमुख के स्केलेटन को वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो विजय के खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी कर देती है, और एक बार फिर से विजय की जीत होती है। तो दोस्तों, बॉलीवुड के लिए मुनाफे के लिहाज से यह साल उतना बेहतरीन नहीं रहा। इक्का दुक्के फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर फिल्में बिग बजट और बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कोई खास असर नहीं कर पाई है। लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। गुजरते इस साल में शायद दृश्यम 2 कोई कमाल कर दे। हालांकि क्रिटिक्स की ओर से तो इस फिल्म के लिए काफी बढ़िया रिव्यूज आ रहे हैं, और दृश्यम को पसंद करने वालों को इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में बिना ज्यादा दिमाग लगाए जो इस सीक्वल को देखना चाहेंगे उनको इस मूवी में वाकई एक सच्ची थ्रिलर मूवी जैसा आनंद आने वाला है। लेकिन जो किसी ने लेखक और डायरेक्टर के बिछाए जाल में कमियां ढूंढने की कोशिश की तो ये मूवी आपको कमजोर लग सकती है, पर मेरे हिसाब से तो ऐसे कम ही लोग होंगे। दर्शकों को तो ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है तब पता होता है कि दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित है, वह अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में ही रखना होता है। पहली फिल्म में जो कैरेक्टर्स रहे हैं उससे अलग नहीं जा सकते। इस दायरे को रखकर कुछ नया लिखना काफी कठिन होता है। यही वजह है कि फिल्म के निर्देशक ने कई सालों तक दृश्यम फिल्म के सीक्वल बनाने के आइडिया का विरोध किया था। बस स्क्रिप्ट के इंतजार में थे जो पहली फिल्म के साथ न्याय कर सके। 7 साल बाद उनका इंतजार खत्म हुआ और फिल्म का फर्स्ट हाफ में कहानी को बिल्डअप करने में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया गया है। कहानी सेकंड हाफ से भागती है और रोमांच को भी दुगना कर जाती है। फिल्म का आखिरी 1 घंटा फिल्म की जान है और क्लाइमैक्स फिल्म का एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। विजय फिल्मों का शौकीन है और खुद को बचाने के लिए वह फिल्मों का ही सहारा लेता आया है। इस बार भी उसकी कहानी में फिल्म है, स्क्रीन प्ले में सब कुछ बढ़िया है। ऐसा भी नहीं है कुछ बात खटकती भी है, जैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में सीसीटीवी का ना होना। पुलिस जब विजय पर इतनी निगरानी रखी थी तो विजय का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के वॉचमैन की गहरी दोस्ती को कैसे नजरअंदाज कर गई। और डायरेक्टर ने अपना समय लेकर तसल्ली से इस फिल्म को बनाया है। शुरुआत कुछ मिनटों में उन्होंने किरदार को उभारने में लगाए, क्योंकि नए किरदार भी सीक्वल में शामिल किए गए हैं। विजय के परिवार की सोच को अच्छा दर्शाया गया है। उनके लिए सीन की बुनावट सुंदर तरीके से की गई है। कुछ पारिवारिक दृश्य दिल को छूते हैं, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल को बनाए रखा है। जो डर विजय का परिवार महसूस कर
करता है वो दर्शक भी महसूस करते हैं। लगता है कि अनहोनी हो सकती है। कुछ दृश्यों में तो इस तरह से चौंकाया गया है कि दर्शकों को मजा ही आ जाता है। फिल्म में हर बात को विस्तार से समझाया गया है, तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। मसलन विजय ने अपराध तो किया है लेकिन सजा उसे भी मिल रही है। हीरो भाग्यशाली है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका दोष नहीं है। लेखक ने सभी बातों पर बात की है। ऐसा है तो क्यों है। कुछ घटनाक्रम है जो कि अविश्वसनीय लगते हैं। ट्विस्ट अनपेक्षित है जो मजा देते हैं। फिल्म में मनोरंजन भी भरपूर है, सस्पेंस बांध कर रखता है और आखिर के 20 मिनट तो ऐसे हैं कि आप पलक झपकने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। निर्देशक ने प्रभावित किया है। उन्होंने दृश्यों को गहराई के साथ पेश किया है। कुछ लंबे दृश्य की कहानी में फिट नहीं लगते लेकिन क्लाइमैक्स में पता चलता है कि कितने महत्वपूर्ण दृश्य थे। और अभिषेक पाठक के डायरेक्शन की बात करें तो उनके सामने पहले से एक नजीर थी। उन्होंने उसी को रियलाइजेशन फॉलो किया, पर इसके लिए अनुशासन चाहिए जो अभिषेक में दिखता है। उन्होंने बहुत सारा अपना इनपुट भी डाला है, चाहे वो तरुण का किरदार हो या फिर गोवा को दिखाने का उनका नजरिया। कुछ ऐसे शॉट भी हैं जो इस फिल्म को मास अपीलिंग बनाते हैं। साथ ही टेंशन बिल्डिंग बहुत कमाल है। एक सीन है जहां पर विजय को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसी के पैरेलल दूसरे कमरे में उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। सेक करता हुआ कैमरा और फर्स्ट फेस एडिटिंग इसमें 4 चांद लगा देते हैं। बात करें अजय देवगन की तो विजय के रोल में 1 नंबर एक्टर साबित हुए। मुझे पर्सनली उनके ऐसे ही रोल पसंद है जिनमें वो अंडरटोन रहकर किरदार निभाते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं करते। दृश्य में जहां उन्होंने विजय को छोड़ा था वहीं से पकड़ लिया है। तब्बू इसमें एक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि मां के रोल में है। एक कत्ल हुए जवान बेटे की मां की बेबसी, गुस्से को उन्होंने बढ़िया ढंग से सामने रखा है। इंस्पेक्टर गायतोंडे के रोल में कमलेश सावंत और मीरा के पति के रोल में रजत कपूर ने रियलिस्टिक काम किया है। इनके अलावा अजय की डरी हुई पत्नी के रोल में श्रेया सरन और उनकी बेटी बनी इशिता दत्ता ने भी सही काम किया है। इस फिल्म में जो एक कलाकार अलग से निखर कर आया है और वो है अक्षय खन्ना। आईजी तरुण अहलावत के रोल में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। उस किरदार के रवैये को उन्होंने बढ़िया निभाया है। इसे देखकर उनका आर्टिकल 375 में निभाया गया वकील का किरदार याद आ जाता है। मेकर्स के सामने मलयालम फिल्म का एक बढ़िया उदाहरण था, पर इस फिल्म ने उनकी नकल करके भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला है। ज्यादा चीजें ओरिजिनल फिल्म में उठाई हैं और कुछ जोड़ा भी है। साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि मलयालम के दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि जल्द ही बनकर तैयार होकर फ्लोर पर आएगी और उम्मीद है कि बॉलीवुड वाले इसका रीमेक जरूर बनाएंगे। तो क्या आप अजय देवगन को एक बार फिर से दृश्यम 3 में देखना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।